हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, मोल्स के बारे में डिफ़ाइन किया था। तो आज ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने बोला था कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक में होगा हमारा। तो परसेंटेज अगर कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड का निकालें कि मान लो कि फॉर कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं फॉर कंपाउंड AXBY, ठीक है, ये एक तरीके का कंपाउंड है जिसका आपको प्रोपोर्शन नहीं पता है। तो अगर परसेंटेज ऑफ A की बात करें तो वो होगा X, क्योंकि X नंबर ऑफ यहाँ पे मोल है उसका, इनटू एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट AXBY का, यानी टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इनटू 100। उसी तरह अगर परसेंटेज ऑफ हम लोग B निकाले तो B का कितना है Y है इनटू एटॉमिक वेट ऑफ B अपॉन सेम एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इतना इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर होगा। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो अगर परसेंटेज एग्जाम्पल है तो परसेंटेज ऑफ अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का यहाँ कितना है 1 मॉलिक्यूल्स है, एटम है सॉरी। तो 1 इंटू 12 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 44। तो ये कितना आ गया 300/11। तो इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हो तो 27.2% अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कितना है इसका एटम है 2। तो 2 इंटू 16 अपॉन 44, ये हो जाएगा आपका 22 2 8 और 2 11। तो ये एक तरीके से 800 बटा कितना हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपका 72.8% के बराबर। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन दोनों तुम्हारा एक तरीके से यहाँ पे निकल गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन 72% मेटल बाई वेट, ठीक है, उसका मेटल परसेंटेज कितना 72% है। एंड 3 एटम्स ऑफ मेटल का कितना एटम है 3 एटम्स कंबाइंड विथ 2 एटम्स ऑफ N, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो फाइंड दैट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम लोग कंपाउंड पता करते हैं। तो कंपाउंड जो हमारा होगा वो क्या हो सकता है कि आपका कंपाउंड क्या, मेटल का 3 एटम यानी X मान लेते हैं 3 और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना एटम 2 होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज आपका मेटल का परसेंटेज बाय वेट 72% दिया हुआ है। तो आप यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा 100 माइनस 72%, इट मीन्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारा कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2 इंटू एटॉमिक वेट 14 अपॉन टोटल एटॉमिक वेट। तो टोटल आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो टोटल कितना होगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 40 होता है, 14 इंटू 2 इंटू 100 यही होगा। बट आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको यहाँ से पता है कि कितना है 28 है। तो 28 इज इक्वल टू 28 अपॉन 3x प्लस 28 इंटू 100 यही होगा आपका। तो क्या होगा यहाँ से एक तरीके से 28 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 3x प्लस 28 जो होगा वो आपका कितने के बराबर होगा 100। तो x बराबर क्या होगा 100 माइनस 28 शायद 28 2 30 30 70 2 72/3। तो हमारा कितना वैल्यू निकल गया यहाँ से 24 ग्राम। यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, मेटल का वेट हमको निकालना था, पता चल गया यहाँ से 24 ग्राम। आप उस मेथड से भी निकाल सकते थे। आप यहाँ ने नाइट्रोजन को कंसीडर किया,
आप वहाँ कंसीडर कर लेते हैं, मान लो आप मेटल को ही कंसीडर करते, तो मेटल को कंसीडर करते तो उसका परसेंटेज बाई वेट दिया था 22 अपॉन उसने एटम्स कितने थे 3, तो 3 इंटू उसका एटॉमिक वेट नहीं पता था, x कर लेते हैं अपॉन इसको भी यहाँ से अगर 3x प्लस 28 टोटल मॉलिक्यूलर वेट था इंटू अगर 100 करते हैं आप, इसको भी अगर आप टोटल सॉल्व करेंगे ना तब भी वैल्यू आपका x इक्वल टू 24 ग्राम ही आता। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं दोनों एलिमेंट को यूज करके। तो समझ आया यहाँ से। तो आइए एक चीज हम लोग यहाँ से एक टर्म देखते हैं कि हाउ टू डिटरमिनेशन लिख देते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कैसे नंबर ऑफ एटम को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि मान लो कि कोई कंपाउंड है, क्या कोई कंपाउंड अगर लेते हैं जो तो नहीं पता है AXBY, कोई एक A एलिमेंट है उसका एटम्स इतना और B एलिमेंट है जिसका एटम इतना है। तो मान लो अगर इसका हमको निकालना है तो अगर मोल्स निकालना रहेगा कि मोल्स ऑफ A एटम, अगर A एटम है उसका अगर मोल्स निकालना रहे तो क्या करेंगे, जितना X है जितना नंबर ऑफ एटम्स है X इंटू मोल्स ऑफ AXBY, यानी टोटल मोल एक तरीके से कंपाउंड का, या मोल्स ऑफ B की बात करेंगे हम लोग, वो क्या होगा Y इंटू सेम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर इस पे हम लोग करें तो देखते हैं कि आइए यहाँ से एक अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो लिखते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 14.2 ग्राम ऑफ Na2SO4। ठीक है, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, दिया हुआ है 14.2 ग्राम ऑफ Na2SO4। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। देखो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकालें, मॉलिक्यूलर वेट इसका Na2SO4 का, किसका Na2SO4 का, तो कितना हो जाएगा आप बताओ। तो देखो सोडियम का यहाँ होता है 23 दूना कितना हो जाएगा 46, प्लस सोडियम का 32 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौक 64, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 142। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो हम लोगों ने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, मोल का फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो 14.2 दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट निकला हमारा 142। तो अगर इसको काटें तो हमारा कितना वैल्यू आएगा मोल का 0.1 आएगा, ये हमारा मोल निकल गया। अब आपको देखो मोल निकल गया है, तो मोल जब निकल गया है तो हम मोल का फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या, मोल अपॉन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यही पढ़ाए थे ना। तो अब जब मोल निकल गया है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ किसका ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो हमको ये Na कितना पता चला। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, तो ये नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मोल इंटू Na करेंगे एक तरीके से। ठीक है, चलो ये तो बात है, बट यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है 4 है, ये तो एक मोल के लिए 0.1 आया था, लेकिन यहाँ पे है कितना 4 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऊपर अभी बताए थे फॉर्मूला यही था ना कि अगर मोल ऑफ A एटम्स निकालना है तो X इंटू टोटल मोल, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ भी टोटल मोल आपका Na2SO4 का कितना निकला 0.1 निकला, लेकिन हमको ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के लिए कितना एटम है 4 है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 इंटू टोटल मोल कितना है 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 निकला। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने क्या करेंगे 0.4 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए यहाँ पे एक टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या था कि किसी भी सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस होगा ना कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ लिख देते हैं कि आपका एक तरीके से किसी भी सिमिलर कंडीशन, किसी भी
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो होंगे वो कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। समझे कि किसी भी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब सब का सेम वॉल्यूम अगर है 1 लीटर, तो वो क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हमारा कंटेन करता है। तो अगर सिमिलर कंडीशन अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो वहाँ पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, ये बता चुके हैं कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है वही ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो जो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है, मान लो कि जो भी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसी 1 मोल ऑफ गैस को हम लोग, वो वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ से समझे, तो यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं एट, और डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आगे इसको और समझते हैं अच्छे से कि एट एस टी पी हो या एन टी पी हो। एस टी पी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एन टी पी होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, और केल्विन हो तो 273 केल्विन होगा। एंड जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 ATM लिख देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसमें 76 cm ऑफ Hg होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 mm ऑफ Hg बोल सकते हैं आप, ठीक है, या आप 760 टॉर ऑफ Hg बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो टेम्परेचर का तो केल्विन, प्रेशर को किस ऐसा यूनिट क्या होता है आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल भी जानते हैं, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट वही हो जाएगा आपका, ये एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होके ना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो और आगे जानते हैं यहाँ पे कि अगर ये तो एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर की बात हो गई, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वो किसके बराबर होता है, हमारा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। कितना, 22.4 लीटर के बराबर होता है। और ऐसा यूनिट वॉल्यूम का जो होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो सीजीएस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब एक टर्म है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है आपका 10⁻³ डेसीलीटर भी बोल सकते हैं, सॉरी 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 10⁻³ लीटर होता है, या 10⁻6 ml भी बोल सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका कितना हो जाता है 1000 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है।
तो एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये सब ऐसे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में हम आपको पढ़ाए थे, आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, उसका हम लिंक आपको ऊपर आई बॉक्स में दे देंगे। तो अगर हम लोग देखें कि फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस हमारा क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है हमारा आइडियल गैस का ये इक्वेशन होता है, जिसमें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये R कांस्टेंट होता है जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो वैल्यू ऑफ जो R होता है ना सारे गैसेस के लिए सेम होता है, ये बस डिपेंड करता है P और V पे आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या क्या आप देखें कि तो R का और जो वैल्यू होता है, R का वैल्यू होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ये आपका इसका वैल्यू होता है, याद कर लेना। तो अगर 1 मोल की बात करें तो यहाँ 1 मोल पुट करें तो क्या होगा PV इज इक्वल टू RT। तो V जो हमारा V का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, एक तरीके से RT/P निकलेगा कि नहीं, यही हमारा V इक्वल टू RT/P निकलेगा। तो V RT/P जब निकलेगा तो मोलर वॉल्यूम, ये जो गैस है किसी का, इसको क्या बोल रहे हैं V मोलर वॉल्यूम गैस है जो RT/P के बराबर है। और STP पे या NTP पे बात करें तो R का वैल्यू ये पुट करना, टेम्परेचर का वैल्यू 273 केल्विन पुट करना, और प्रेशर तो 1 ले रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो कि 0.0821 इंटू 273, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा 22.4 लीटर आता है। तो आप वही सोच रहे हो कि जो वॉल्यूम आता है मोलर वॉल्यूम वो 22.4 लीटर कैसे आता है सर, तो ऐसे आता है। तो अगर मोल्स ऑफ गैस की अगर बात करें हम लोग कि अगर मोल्स ऑफ गैस की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस, वहाँ क्या होता था वेट ऑफ गैस, यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसको हम लोग STP और NTP पे वैल्यू कितना पुट कर देंगे, डायरेक्ट 22.4 लीटर को पुट कर देंगे। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम T एंड P, ठीक है, ये हमारा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, एक मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ही इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V के बराबर होता है जो RT/P है। इट मीन्स हम यहाँ जो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे कितना करेंगे, 22.4 लीटर पुट करेंगे। तो समझ आया यहाँ से। तो आगे आइए एक और टर्म सीखते हैं, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। क्या, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। तो आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आइडियल गैस का इक्वेशन हम जो जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा nRT होता है कि नहीं, ये एक इक्वेशन मान लो। तो जो हमारा वेट ऑफ गैस जो होता है वही मॉलिक्यूलर वेट होता है एक तरीके से। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा मोल्स होता है यानी N, मोल्स को ही तो N बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं, यही होता है। तो वेट को हम लोग W से डिनोट कर लो, मॉलिक्यूलर वेट को M से 2। अब यही N का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, तो PV W/M RT ये पुट कर दिए, N के जगह W/M पुट कर दिए। आप क्या करो, M उधर ले चले जाओ, V नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा PM W/V RT हो जाएगा। और वेट बाय वॉल्यूम आपको पता होता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम किसको डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को। तो यहाँ से PM इज इक्वल टू आपका एक और फॉर्मूला आ गया DRT। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला PM इक्वल टू DRT, और D आपका यहाँ पे क्या है, यही आपका डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है आपके प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो बस डिपेंड किस पे करेगा, आपके
डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस पे। इट मीन्स जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका उतना ही उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो ना, उसका मॉलिक्यूलर वजन बढ़ाते जाओ तो उसका क्या होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होते चला जाएगा। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देखें, इट मीन्स यहाँ से अगर समझें कि अगर ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी अगर ग्रेटर होता है, इट मीन्स हम लोग यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो हमारा m होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, d के होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लो कि एट कोई भी कांस्टेंट t एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मान लो कोई फर्स्ट गैस लेते हैं, अगर फर्स्ट गैस लें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, PM1 इज इक्वल टू D1RT होगा। क्योंकि देखो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है। तो ये एक इक्वेशन हुआ। अगर कोई एक और गैस ले लेते हैं, मान लो सेकेंड गैस, कोई भी गैस होगा, तो उसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कुछ और होगा और डेंसिटी कुछ और होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ से वन और दोनों को कंपेयर करें तो हमारा एक रिलेशन आएगा, क्या आएगा, रेशियो ले लें तो हमारा एक रिलेशन आएगा M1 अपॉन M2 अपॉन D1 अपॉन D2। ये हमारा एक रिलेशन यहाँ से निकला, जो बहुत ही न तो किसी भी अगर डेंसिटी अगर दिया हुआ है कोई भी दो गैस का और एक का मॉलिक्यूलर वेट दिया तो आप डेंसिटी रेशियो दिया तो आपका मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ से, या मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो दिया हो तो आपको डेंसिटी का रेशियो इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। अब वहाँ पे डेंसिटी पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वेपर डेंसिटी जो होता है आपका, वेपर डेंसिटी एक तरह से होता है, रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो डेंसिटी, तो यहाँ से अगर लिखें तो डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, अगर वेपर डेंसिटी को डिफाइन करें तो ये होगा डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस का अपॉन डेंसिटी ऑफ किसका, डेंसिटी ऑफ आपका हाइड्रोजन गैस का। तो ये उसका एक तरीके से फॉर्मूला हुआ। बट हम लोग डेंसिटी अगर गैस से डिफाइन करें तो यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उस गैस का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उस हाइड्रोजन गैस कितना होता है, 2। तो डायरेक्ट वेपर डेंसिटी को आप ये भी बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2। इससे भी आप वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, आइए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं जिससे सारा कंसेप्ट एक साथ ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अभी तक जो पढ़े हो आप। कि बोल रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, कोई मिक्सचर जिसका आपको वेट दिया है 100 ग्राम, जिसमें कौन कौन सा मिक्सचर में Na2 है और NO2 है और N2O4 है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी आपका 38.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2 इन ए मिक्सचर। तो अब वो गैस का एक तरीके से आपको मिक्सचर पता है कि उसमें NO2 है और N2O4 का मिक्सचर है, बट गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो अभी आप लोगों को हम पढ़ाएं कि मॉलिक्यूलर वेट एक तरीके से क्या हो जाएगा गैस का, यहां से निकालो ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन गैस अपॉन क्या होगा 2, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी दिया हुआ 38.3 इंटू 2, तो वैल्यू हमारा एक तरीके से 76.6 आ गया मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का। तो मान लो कि अब टोटल 76.6 है, तो मान लो कि यहाँ पे लेट दो केस कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, कि मान लो कि वेट ऑफ जो आपका NO2 है आपको नहीं पता है, तो उसको हम लोग x ग्राम मान लिए। तो उसी तरह N2O4 का वेट कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या होगा, ये x मान लिए तो 100 माइनस एक्स होगा। तो अब देखो वेट इसका x है, तो पहले वाले का मोल ऑफ अगर NO2 निकालें तो क्या होगा, x अपॉन 46 हो जाएगा। क्यों 46 होगा, ये देखो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 46 मोल्स निकल गया। तो उसी तरह अगर मोल्स ऑफ हम लोग अगर N2O4 निकालें तो कितना होगा, 100 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो टोटल मोल यहाँ से निकाल लें, तो टोटल मोल क्या होगा बताओ, टोटल मोल क्या होगा, यही होगा, इस दोनों को ऐड कर लो, 46 अपॉन
100 माइनस एक्स अपॉन 92, तो इसको सॉल्व करो कितना होगा, एलसीएम 96 लिख दिया, 92 होगा। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 92, यही हमारा टोटल मोल निकला। आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या निकला है, टोटल मोल निकला है। तो आप ये जब टोटल मोल निकला है तो आप यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे टोटल जब मोल निकल गया तो टोटल मोल ही क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से टोटल मोल है आपका निकला 100 प्लस एक्स बाई 92, और मिक्सचर आपको पता है कि 100 ग्राम वेट था और मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता चल गया 76.6। तो ये एक तरह से दिख रहा है कि आप टोटल मोल मिक्सचर का निकाले हैं, पूरे मिक्सचर का ये मोल है। अब मोल इक्वल टू होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट आपको 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाल लिया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा, मान लो अगर सॉल्व भी करते हैं तो 76.6 इंटू 100 है तो ये कितना आ जाएगा 7660 प्लस 76.6 एक्स, ये हो जाएगा 9200। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो इसको इधर ले जाओगे माइनस करोगे तो आएगा 1540, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 76.6, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका वैल्यू कुछ आएगा 19.6 ग्राम। तो यहाँ से आपको पता चला x का वैल्यू मेरा निकल गया, और x का वैल्यू निकल गया तो x किसको माने थे हम लोग, वेट ऑफ NO2 माने थे, हमको निकालना है मोल। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि मोल ऑफ NO2, तो मोल ऑफ NO2 निकालना है तो मोल ऑफ NO2 का फॉर्मूला जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना निकल गया, x है 19.6, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 46, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 0.42 मोल निकल जाएगा। देखो एक ही साथ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जितना भी पढ़े थे। अब मोल निकाल लो, बोलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, तो क्या करो 0.42 में आप 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ एटम्स भी वहाँ पे निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।